स्वागत है आप सभी का फिजियोसेंसियल के इस कंप्लीट बायोफिजिक्स वाली सीरीज में, जहां आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सो चलो फटाफट से समझते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन को। कैसे समझेंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। सो ये सपोज करते हैं ये हमारा स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग का जो एरिया है, ये जो स्प्रिंग है वो कितना एरिया कवर कर रही है? ये कवर कर रही है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का। ठीक, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का ये जो है एरिया कवर कर रही है। अब मैं इस स्प्रिंग में 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करूंगी। अब मैं इस स्प्रिंग में 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करूंगी। तो जैसे ही मैं इसमें फोर्स अप्लाई करूंगी, यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे 10 न्यूटन का मैंने फोर्स अप्लाई किया, और ये उसके बाद में स्प्रिंग बना। अब यहाँ पे कितना स्ट्रेस आ रहा है, सो उसको मैं कैसे निकालूंगी? विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, जहां पर हम स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। इसका मतलब है कि कितने एरिया में कितना फोर्स लग रहा है। स्ट्रेस का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें जो चेंजेस आ रही है, जो स्प्रिंग को मैंने खींचा 10 न्यूटन का फोर्स लगा के, जब मैंने स्प्रिंग को खींचा तो उसमें कितना चेंजेस आ रही है वो एरिया नहीं होता है, सॉरी वो स्ट्रेस नहीं होता है। उसके कितने एरिया में चेंजेस आ रही है वो स्ट्रेस नहीं होता है। स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि मेरे पर्टिकुलर जगह पर कितना फोर्स लगा है। मैं अभी बताती हूँ। जैसे कि स्ट्रेस है, अब इसको मैंने ये निकाला, इसका फॉर्मूला से हम निकालते हैं। तो स्ट्रेस क्या है? फोर्स। कितना फोर्स लगाया था हमने? 10 न्यूटन का। कितने एरिया पे लगाया था? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले एरिया में लगाया था। तो इसका अगर आंसर आएगा तो वो कितना आएगा? 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि हर एक सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना फोर्स लगा है? 5 न्यूटन का फोर्स लगा है। हमारा जो ओरिजिनल जो एरिया था वो कितना था? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया था, और हमने फोर्स कितना दिया था? 10 न्यूटन का। तो इसका मतलब ये है कि मेरे हर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाली एरिया में कितना फोर्स लग रहा है? 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। समझ में आ रहा है? अगर ये मान लो फॉर एन एग्जांपल, ये अगर मेरा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, तो यहाँ पर कितना लग रहा है? 5 न्यूटन का लग रहा है। यहाँ पर कितना लग रहा है? 5 न्यूटन का लग रहा है। सो इस तरीके से पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। सो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस फोर्स किस एरिया पर कितना लग रहा है, ये होता है हमारा स्ट्रेस। ये नहीं है कि उसको खींचा, सो खींच करके यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का था, तो मैंने यहाँ पे खींचा तो यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर का बन गया। ये स्ट्रेस नहीं होता है। स्ट्रेस का मतलब है कि इस पर्टिकुलर एरिया पर तुम्हारा कितना फोर्स लग रहा है। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का तुम्हारा एरिया है, तो इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में तुम्हारा कितना फोर्स लगा होगा, ये बताता है हमारा स्ट्रेस। सो स्ट्रेस समझ में आ गया ना? किस एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है वो हमारा बताता है स्ट्रेस। नाउ सेकंड आता है स्ट्रेन। अब स्ट्रेन, हमने ये जो स्प्रिंग को जो 10 न्यूटन के फोर्स से जो स्प्रिंग को खींचा था, अब हमने जैसे ही उसको खींचा, सो खींचने की वजह से जब वो रिटर्न वापस आए, ये तो हमने जब उसको खींचा था, ये वो वाला स्प्रिंग है। जब वो वापस अपने रिटर्न पोजीशन में आता है, वापस अपने रिटर्न पोजीशन में आता है, तो उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटी चेंजेस आएगी। वापस से अगर आप किसी रबर बैंड को खींचते हो, बहुत टाइटली अगर आप जोर से खींचते हो, बहुत फोर्स लगाते हो, तो जब वो उसको रिलीज करते हो, तो क्या वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाता है, कुछ ना कुछ उसमें डिफॉर्मिटीज होती है। तो यहाँ पर जो डिफॉर्मिटीज हो रही है, यानी कि ये जो हमारा ओरिजिनल वाला था वो सपोज करो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का था। अब यहाँ पर जो चेंजेस आई है वो चेंजेस आया है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर का। सो अब यहाँ पर जो चेंजेस आई है, इस चेंजेस को मैं बोलूंगी कि ये स्ट्रेन है। तो स्ट्रेन को हम लोग कैसे बताते हैं? स्ट्रेन का फॉर्मूला है कि स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन अ लेंथ। कितना वहां पे जो लेंथ है उसमें चेंजेस आई है स्प्रिंग के, डिवाइडेड अपॉन उसके ओरिजिनल लेंथ में। सो यहाँ पे कितना चेंजेस आया है? पहले 3 का आया है और यहाँ पे 2 का आया है, तो यानी कि यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का डिफॉर्मिटी चेंजेस आया। तो ये है हमारा स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है? कितना चेंज आ रहा है। और स्ट्रेस क्या है? फोर्स किस एरिया पर कितना लग रहा है। ठीक है, तो समझ आ गया आप लोगों को स्ट्रेस और स्ट्रेन का। सो अब इसको हैंड रिटन जो मेरे नोट्स है उससे पढ़ते हैं। स्ट्रेस रिफर्स टू द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। और वाइल स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन इज अ रिजल्टिंग डिफॉर्मिटीज और चेंज इन अ शेप ऑफ द मटेरियल। उस मटेरियल के जो पूरे शेप में चेंज आ रहा है वो क्या है? हमारा स्ट्रेन।
सो स्ट्रेस क्या है? इट इज अ फोर्स अप्लाइड टू अ मटेरियल डिवाइडेड बाय अ एरिया ओवर विच इट इज अप्लाइड। स्ट्रेस को कैसे निकालते हैं हम? फोर्स पर एरिया। इसको हम मेजर कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ पास्कल। पास्कल से करते हैं या तो फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन इज अ चेंज इन अ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय इट्स ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल जितना चेंजेस हुआ है उससे हम डिवाइड करेंगे उसके ओरिजिनल लेंथ को। तो इसका फॉर्मूला क्या है? चेंज इन अ लेंथ डिवाइडेड बाय इट्स ओरिजिनल लेंथ। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है और इसको हम लोग परसेंट से बताते हैं। यहाँ पे मैंने जो बताया है तो यहाँ पे आएगा, ये ऐसे नहीं आएगा, सॉरी गलती हो गया। तो यहाँ पे आएगा 0.5% का यहाँ पे चेंजेस आया है। ठीक, ना यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है दैट स्ट्रेस कॉजेस स्ट्रेन। स्ट्रेस कॉजेस स्ट्रेन यानी कि स्ट्रेस मतलब मैंने उस स्प्रिंग पे कितने पावर, कितना फोर्स लगा करके और कितना फोर्स लगा करके उसको खींचा था। मैं जितना ज्यादा फोर्स लगा करके एक रबर बैंड को खींचूंगी उतना ही ज्यादा उसमें चेंजेस आएगा। अगर मैं उसमें बहुत बहुत माइनर माइनर सा हल्का सा बस करूंगी तो हो सकता है कि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को वापस आ सकता है। बट अगर मैंने उसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाया तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि डिफॉर्मेटिव चेंजेस आएंगी ही आएंगी। सो यहाँ पे सिंपली लिखा है कि स्ट्रेस कॉजेस स्ट्रेन। स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन होता है और इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग बोलते हैं यंग्स मॉड्यूल्स। सो ये हो गया हमारे स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात में। अब इसी स्ट्रेस और स्ट्रेन में आता है एक हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ जो होता है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेशनशिप को बताता है इन अ इलास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल के हेल्प से बताता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। स्टेटिंग दैट अ स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस। अब ये क्या बोलते हैं कि स्ट्रेन जो होता है वो, ये बोलते हैं कि स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेस के। ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी पहले ही बताया, जितना ज्यादा आप किसी मटेरियल पर स्ट्रेस दोगे उतना ज्यादा स्ट्रेन आएगा। स्ट्रेस यानी कि जितना ज्यादा आप फोर्स से उसको खुद खींचोगे उतना ज्यादा स्ट्रेन आएगा, मतलब उतना ज्यादा उसमें डिफॉर्मेटिव चेंजेस आएगा। नाउ अब आता है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, so the elastic limit क्या है? The elastic limit is that point beyond which a material will not return to its original shape after the stress is removed. इलास्टिक लिमिट वो होती है यानी कि आप एक रबर बैंड को खींच रहे हो, आपने उसको उसके लिमिट से इतना ज्यादा खींच दिया है कि अब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर कभी वापस आ ही नहीं पाएगा, उसमें बहुत ज्यादा ही डिफॉर्मेटिव चेंजेस आ जाएगी। आप अगर सपोज मेरा कोई ये रबर बैंड है, ठीक है, ये कोई रबर बैंड है, ठीक, इस रबर बैंड को मैंने इतना ज्यादा खींच दिया है, इतना ज्यादा खींच दिया है कि वो अपने जो लिमिट है, उसका जो इलास्टिक लिमिट है जिसमें वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकता था, उससे ज्यादा ही मैंने उसको खींच दिया, तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आप कभी भी वापस नहीं आ पाएगा और वो ये जो उसका ओरिजिनल पोजीशन है इसमें अब कभी नहीं आ पाएगा और उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेटिव चेंजेस रहेगी ही रहेगी। देन आता है यंग मॉड्यूल्स। यंग मॉड्यूल्स क्या है? Young module is a material property that represent the stiffness of a material and is defined as the ratio of stress and strain। यानी कि ये उस मटेरियल की, रबर है चाहे वो हमारा वो इरेजर वाला रबर हो या रबर बैंड वाला रबर हो, उसमें कितना स्टिफनेस है उसको बताता है यंग मॉड्यूल्स। सो ये सब बताने के लिए जो हुक्स लॉ है उन्होंने एक ग्राफ दिया था दैट इज नोन एज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ। ठीक, दैट इज नोन एज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ। तो ये ग्राफ जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। मतलब अगर ये स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आ रहा है तो आपको हुक्स लॉ तो बताना ही बताना है, हुक्स लॉ बताने के साथ साथ में ये ग्राफ भी बहुत बताना ही है। सो इस ग्राफ के एक साइड में होता है स्ट्रेस और एक साइड में होता है स्ट्रेन, यानी कि आप कितना स्ट्रेस दे रहे हो उसकी वजह से कितने डिफॉर्मेटिव चेंजेस आएगी। सो यहाँ पे इस ग्राफ में जो यहाँ से यहाँ तक वाला जो पॉइंट है दैट इज, यहाँ से यहाँ तक जो है दैट इज द इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन यानी कि यहाँ तक अगर आप किसी रबर बैंड को लेकर के आते हो, यहाँ तक अगर कोई रबर बैंड आता है तो ये हो सकता है अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वापस जा सके। बट अब उसके बाद आता है प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट वो लिमिट है
जहाँ से अब ये अपने ओरिजिनल पोज़ीशन पर नहीं मतलब ओरिजिनल जो उसका शेप था वो रीगेन नहीं कर पाएगी, ठीक है? सो यहाँ पे ये जैसे-जैसे आपने इसको स्ट्रेस दिया, स्ट्रेस दिया, स्ट्रेस दिया, अब ये मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस है। एक यहाँ पे एक पॉइंट है जो मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस है, यानी कि आप इसको मैक्सिमल यहाँ तक कर सकते हो। फिर आप यहाँ से ऐसे और बढ़ाओगे और उसको स्ट्रेस दोगे किसी स्प्रिंग पे या रबर पे और उसको स्ट्रेस दोगे तो यील्ड स्ट्रेंथ तक पहुँचोगे। अब यहाँ पर आपने उसके इलास्टिक रीजन को क्रॉस कर दिया। अब यहाँ पर में आपने उसके इलास्टिक रीजन को क्रॉस कर दिया और आपने फिर फर्दर उसमें फोर्स लगा करके उसको और खींचा, तो यहाँ पर एक पॉइंट पे आएगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ। यहाँ से अब इससे ज़्यादा वो नहीं खिंचाएगा, जो भी रबड़ है या भी स्प्रिंग है, अब इससे ज़्यादा आप उसको नहीं खींच सकते। बट आपने अगर उसमें फिर भी छेड़खानी की, फिर भी और उसको खींचने की कोशिश की, तो अब वो डायरेक्ट फ्रैक्चर पॉइंट पर चला जाएगा और वो टूट जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व। एग्जाम्पल्स क्या-क्या आते हैं इसके? सो एग्जाम्पल आता है, पहला तो आता है टेंसाइल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यानी कि ये व्हेन यू पुल ऑन अ रबर बैंड you will applying a tensile stress. The rubber band elongates, experience tensile ratio. So इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी रबर बैंड पर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो, सो वहां पर जो स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन आता है दैट इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस। कंप्रेसिव, नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ कंप्रेस हो रहा होगा। सो इसके लिए फॉर एग्जांपल आप अगर स्क्वीज कर रहे हो किसी स्पॉन्ज को स्क्वीज कर रहे हो, तो स्क्वीज कर रहे हो, सो दैट इज अ व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेस, दैट इज अ कंप्रेसिव स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यानी कि जब कभी भी आप किसी पीस ऑफ पेपर को कट कर रहे हो, सो दैट इज नोन एज शेयर स्ट्रेस। लिमिटेशंस मैंने आप लोगों को बताया ही था कि हुक्स लॉ तब तक ही वैलिड रहेगा जब तक कोई भी मटेरियल अपने इलास्टिक लिमिट तक ही रहेगा। हुक्स लॉ का मतलब क्या है? कोई भी जो मटेरियल है आप जैसे कि स्प्रिंग ले रहे हो या फिर रबर ले रहे हो या व्हाटएवर जो भी ले रहे हो, हुक्स लॉ बोलता है कि आप किसी भी चीज को, किसी भी जो मटेरियल है वो अपने शेप को रीगेन कर सकता है अगर वो अपने इलास्टिक मटेरियल में है। अगर इलास्टिक मटेरियल को क्रॉस कर दिया तो वो अपने जो ओरिजिनल पोजीशन है उसमें वापस नहीं आ पाएगा और वहां पर हो सकता है डिफॉर्मिटीज आएगा, आइदर वो स्मॉल हो या लार्ज हो, डिफॉर्मिटीज तो आना ही आना है। सो क्या लिखा है यहाँ पे? वंस द इलास्टिक लिमिट क्रॉस द मटेरियल एंटर इनटू द प्लास्टिक रीजन वेयर डिफॉर्मिटीज बिकम परमानेंट। अब ये जो डिफॉर्मिटी है वो परमानेंट बन जाएगा, अब ये वापस अपने ओरिजिनल शेप में नहीं जा पाएगा। सो ये हो गया हमारी स्ट्रेस और स्ट्रेन की कहानी। अगर आप लोगों को लेक्चर वीडियो पसंद आया हो सो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना।